हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने जनवरी माह के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर पार्ट 2 को लेकर के पेश हुआ हूँ, जिसे मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन घटनाओं से जुड़ा सवाल को हल करने में कोई कठिनाई ना हो। आप लोग को एक बात यही बता दें कि इनसे पहले जो हमारा वीडियो था जनवरी माह के ही देश और विदेश से संबंधित घटनाओं के बारे में, उन्हें भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के बारे में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दी जाती है, और ऐसे बच्चों को दी जाती है जो असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चे को ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस साल जो है कुल 29 बच्चों को ये पुरस्कार दी गई है, जिनमें 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। आपको बता दें, ये जो पुरस्कार है 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है, जिसमें नकद 1 लाख रुपया और साथ में एक सम्मान पदक भी इसमें दी जाती है। ठीक है, आपको ये बता दें, जो 29 बच्चों को जो सम्मान दी गई है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में, ठीक है, उनमें 2 बच्चे जो हैं वो बिहार से संबंध रखते हैं। एक धीरज कुमार है, जिनका संबंध बहादुरी से है। दूसरा पाल साक्षी, जो समाज सेवा संबंध है, उन्हें भी ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इस साल जो है गुजरात राज्य को दिया गया है, जो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दी गई है। इसमें क्या होता है कि जो जिन्हें दी जाती है उन्हें नकद राशि के तौर पे 51 लाख रुपया भी सम्मान के तौर पे दी जाती है। वहीं व्यक्तिगत की बात करेंगे तो विनोद शर्मा को दी गई है, जो सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के बारे में। इस जनवरी माह में ही हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 जो है वो हैदराबाद में ही हुआ, और ये वर्चुअल माध्यम से हुआ है। ठीक है, 28 से 30 जनवरी के बीच में हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 संपन्न हुआ है। आपको ये बता दें कि इस महोत्सव का जो अतिथि राष्ट्र रहा है यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र रहे हैं। वहीं पे फोकस जो है भाषा के रूप में पंजाबी भाषा जो है इनको फोकस भाषा के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास के बारे में। आपको ये बता दें कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पे, किस तट पे, पश्चिमी तट पे संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, तो पश्चिमी लहर जो है ये युद्ध अभ्यास पश्चिमी तट पे हुआ है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना कमान की 3 अलग अलग मुख्यालय हैं। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, वहीं पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, और दक्षिण नौसेना का कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। अभी हाल में ही फ्रांस के द्वारा एक स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को डिज़ाइन किया गया है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जिनका नाम क्या है, वगीर है। क्या नाम है, वगीर है। अब हम बात करते हैं हमारे नौसेना अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में, वो उनके बारे में बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष जो हैं आर हरि कुमार है। ठीक है, कौन है, आर हरि कुमार है। अब ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इनका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इस जनवरी माह में ये भी संपन्न हुआ है, और आपको बता दें कि इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे हैं राफेल नडाल रहे हैं, जो स्पेन के हैं, और उपविजेता जो रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं, वो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राफेल नडाल का ये जो स्लैम है वो 21वां ग्रैंड स्लैम था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल हो गए हैं। उन्होंने फेडरर और नवाब जोकोविच के जो 20-20 टाइटल हैं उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं, तो वो राफेल नडाल हो गए हैं। वहीं महिला एकल की बात करेंगे तो महिला एकल में आस्ले बर्टी जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं की हैं, उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं। ठीक है, किन्हें हरा करके, तो डेनियल कोलिंस को हरा के, जो अमेरिका की हैं, उन्हें हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। वहीं अगर हम वहीं हम कुछ अन्य ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विजेता रहे हैं, जैसे कि पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में बात कर लेते हैं। तो पुरुष युगल में जो है निक किर्गियोस एंड थनासी कोकिनाकिसो, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने जीते हैं।
वहीं महिला युगल में बारबोरा क्रोजिकोवा एंड कतेरीना सिनियाकोवा जो चेक गणराज की हैं वो जीती हैं। और मिश्रित में क्रिस्टीना मलादेनोविक फ्रांस के और इवान डोडिगो क्रोशिया के, इन्होंने मिश्रित युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2022 का जीते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब के बारे में। इस साल जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जो है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ है, जिसमें महिला एकल खिताब जो है पीवी सिंधु ने भारत के ही मालविका बशोरा को हरा करके जीती है। वहीं अगर हम पुरुष एकल का खिताब की बात करेंगे तो पुरुष एकल खिताब में 9 मैच घोषित किया गया है। कहने का ये मतलब है कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अर्नाल्ड मार्केल और लुकस क्लिबोर्ड के बीच में फाइनल मैच न खेला गया। ठीक है ना, और इसे 9 मैच घोषित कर दिया गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पुरुष एकल में अंतर्राष्ट्रीय सॉरी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जो है किसी ने नहीं जीता। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो जनवरी माह में चर्चा में रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले आयशा मलिक की। आपको बता दें कि आयशा मलिक जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं। ठीक है, आयशा मलिक जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं। आपको ये बता दें कि पूर्व में वो लाहौर कोर्ट में जज थी। अब हम बात करते हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की। ये भी चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें हैं कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है केंद्र सरकार के द्वारा अभी इन्हें नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। इन्होंने अब जो है के वी सुब्रमण्यम के जगह पे उनका स्थान लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंडित बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक नर्तक हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। बता दें कि इनका जो ओरिजिनल नाम था ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। ठीक है, जो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जन्म लखनऊ में ही 4 फरवरी 1938 को हुआ था। इन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक के अलावा कोरियोग्राफर भी थे और उन्होंने भारतीय फिल्म में कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम किए थे। उनको काम किए थे 2022 में विश्वरूपन फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस सोमनाथ के। अभी जो है हाल वर्तमान में है, अभी हाल में ही एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पे चुने गए हैं। एस सोमनाथ जो है पूर्व में PSLV NGSLV मैक MK3 के विकास में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, ये जो इनका संबंध केरल राज्य से है और इनसे पूर्व में जो है डॉक्टर एस सोमनाथ जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अब हम कुछ बात करते हैं इसरो के कुछ मिशन के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो इसरो के कुछ है जो आने वाले मिशन है, जैसे गगनयान मिशन जो है भारत का प्रथम अंतरिक्ष मिशन है गगन, जिसे जो 2023 में लॉन्च करने की संभावना है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन जो है 2022 के तिमाही माह में इसे लॉन्च की जाएगी। वहीं शुक्रयान मिशन जो है शुक्र ग्रह के लिए ये जो मिशन है वो मतलब इसरो के आगामी मिशन में शामिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंदु मल्होत्रा की। आपको बता दें कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के सुरक्षा चुक का मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। इन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदु मल्होत्रा के प्रधानमंत्री के सुरक्षा चुक के मामले के जांच हेतु इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, आपको इंदु मल्होत्रा के बारे में और कुछ बता दिया जाए कि इंदु मल्होत्रा वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिंजो अबे की। शिंजो अबे जो है पूर्व में जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल में ही नेताजी के 125वीं जयंती पे नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ठीक है, तो अभी नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दी गई है, तो शिंजो अबे को दी गई है। ठीक है,
पूर्व में ही शिंजो एबे को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। आप इन्हें जानते हैं, ये काफ़ी चर्चित हस्ती में से एक रह हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्हें जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से अभी हाल में ही सम्मानित की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दानिश सिद्दीकी की। ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। दानिश सिद्दीकी को अभी मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए रेड इंक पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश जो है एन वी रमन के द्वारा ये दी जाएगी। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि यह एक भारत के फोटो जर्नलिस्ट थे। वह समाचार एजेंसी राइटर्स के मुख्य फोटोग्राफर थे। अभी हाल जो जिनका कंधार शहर के स्पिन बोल्डक ज़िले में अफ़गान सैनिक और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते हुए इनकी मौत हो गई थी। आपको ये बता दें कि दानिश सिद्दीकी को 2018 में पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइट स्वान की। वाइट स्वान जो है यह एक सुपरसोनिक सैन्य विमान है जो रूस के द्वारा निर्माण किया गया है। इसे बम वर्षक विमान भी कहा जाता है। आपको बता दें, इनका उपयोग परमाणु हथियार को ले जाने के लिए किया गया जाता है। युद्ध के समय में इनकी खासियत ये भी है कि ये एक दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की बात इसलिए करेंगे कि अभी जो है भारतीय नागरिकों को कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना का एक ये योजना लाई जा रही है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जो है ना आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन, बहुत सारे हमारे पास डिजिटल आईडी होते हैं। ठीक है, अब उनके जगह पे उनके एक विशिष्ट आईडी संग्रहित करके फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज लाने की बात चल रही है। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे आपके पहचान पत्रों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आप कह सकते हैं कि पहचान पत्रों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रस्ताव है इंडिया इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर 2.0 के द्वारा लाया जा रहा है का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है इनका जो लॉन्च हुआ था 2017 में हुआ था। और ये जो फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज है, ये जो प्रोग्राम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इन्हें शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेड लाइन कैंपेन के बारे में। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में ये रही है रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन जो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के प्रति जागरूकता हेतु ये कैंपेन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से मरने वालों की तादाद HIV और मलेरिया से मरने वालों से भी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के से बहुत सारे लोगों को जान जा रही है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा है ना जागरूकता के लिए जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उन पे एक रेड लाइन चिन्हित किया जाता है ताकि लोग सोच समझ करके उन दवाओं का उपयोग कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिनमें भारत ने एक अंक सुधार करते हुए, पूर्व में 86 अंक था भारत का, अभी एक अंक सुधार करते हुए भारत ने 85वां स्थान ग्रहण किए हैं। भारत ने कुल 100 में 40 स्कोर प्राप्त किए हैं। वहीं अगर विश्व स्तर की बात करेंगे तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 100 में से 88 स्कोर ला करके शीर्ष स्थान पे बने हैं। ठीक है, हम बात करते हैं भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। भारत और मध्य शिखर सम्मेलन जिनका मेज़बान है भारत किए हैं, और ये जिनका मेज़बान मोदी जी के द्वारा यह शिखर सम्मेलन हुआ है और ये वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। मध्य एशिया के जो 5 देश हैं जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। आपको बता दें जो ये जो 5 जो मध्य एशिया के जो देश हैं और भारत के लिए ये पांचों देश काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि भारत और मध्य एशिया के बीच के जो संबंध हैं लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देश भारत और मध्य एशिया के जो गणराज्य देश हैं इनके बीच में व्यापार और कनेक्टिविटी
आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय मसलों पे हमेशा विचार विमर्श होता रहता है और इसे बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं को देखते हुए मध्य एशिया के जो देश थे जैसे कजाकिस्तान, जिनकी नई राजधानी नूर सुल्तान है, ठीक है, इनके बीच में जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोनों देश के बीच में समझौता हुआ है। और आप कह सकते हैं कजाकिस्तान जो है भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। वहीं उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास हुआ है। जैसे कि उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीक जो युद्ध अभ्यास है वो हुआ है, वहीं किर्गिस्तान के साथ जो है खंजर नामक युद्ध अभ्यास हुआ है। वहीं तजाकिस्तान के बारे में बता दें आपको कि भारत का पहला विदेश सैन्य अड्डा जो है वो फरख्खोर तजाकिस्तान में है। वहीं तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और भी हो जाती है, क्योंकि भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जिसे तापी पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं, जिनमें तुर्कमेनिस्तान जो है एक प्रमुख स्तंभ है। क्योंकि ये तापी परियोजना जो है, जिसे तापी पाइपलाइन परियोजना भी कहते हैं, वो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक ये परियोजना पाइपलाइन है, ठीक है। तो इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी अशगाबाद है, वहाँ पे हिंदी को पढ़ाने के लिए एक हिंदी पीठ की भी स्थापना की गई है, ठीक है। तो आज इतना ही है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी हो आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग।